हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलिए एक बार फिर से सेगमेंट के साथ कनेक्ट हो जाइए। स्टार्ट करते हैं आज के सेगमेंट को। होप सो ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा, देन वी शैल प्रोसीड। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। और टॉनी, ज्योत्सना, दीपक, नितिन, प्रियंका, हर्ष पटेल। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेगमेंट को। और इंग्लिश पीवाई के सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं। कल वाले सेगमेंट में थोड़ा सा मैंने स्पीड अप कर दिया था, आज थोड़ा सा जहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो आप बताते हुए चलिएगा, तो थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड के साथ ही कर लेंगे। आइए स्टार्ट करें फिर विदाउट डिले। चलिए रेडी हैं मेरे ख्याल से सभी लोग, सभी परमारियंस इंग्लिश के क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने के लिए है। आइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और इसका मीनिंग बताना है आपको। एक ईडियम है बड़ा प्यारा सा, वो है आपका सैलड डिश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलड डिश? एक तो पहले तो आप आंसर कर लीजिए, फिर मैं आपको डेज से रिलेटेड जितने वर्ड बनते हैं, जितने ईडियम बनते हैं बेसिकली, उनके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहले तो इसके बारे में देख लेते हैं, सैलड डेज होता क्या है। कह रहा निप इन द बर्ड है, यूथफुल एंड इनएक्सपीरियंस डेज है, होल्ड द बे है, या फिर इसके बाद लिख रहा है एट आ स्टोन थ्रो। पहले तो लास्ट वाला रॉन्ग है, वो वाले कई बार क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाता है एट आ स्टोन्स थ्रो, आप कुछ ऐसे लिखते हो, है ना। इसमें एपोस्ट्रोफ एस का होना कंपलसरी है, ये करेक्ट आपका फ्रेज बनता है एट आ स्टोन्स थ्रो। कई बार ये क्वेश्चन में दे देता है ग्रामर के क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा निप इन द बर्ड, बर्ड जो होता है वो मतलब कोई कली जिसको आप कहते हो, मतलब कोई फ्लावर है, फ्लावर जो है उसकी जो शुरुआती ग्रोइंग स्टेज है उसको आप बोलते हो। और निप कर देना मतलब तोड़ देना, इसका मतलब डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगनिंग, शुरुआत में ही किसी चीज़ को खत्म कर देना। और ज़्यादातर आप यूज करते हो कि जो बुराइयां हैं उनको शुरू में ही क्या कर देना चाहिए, निप इन द बट कर देना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हो गया, टू डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगनिंग, टू डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगनिंग, एट द वेरी बिगनिंग, शुरुआत में ही जो बुराइयां हैं, जो परेशानियां हैं, उनको खत्म कर देना। अब होल्ड द की, अब कोई पर्सन जिसने की को होल्ड कर रखा है, इट मीन्स सारा कंट्रोल जो है वो उस इंसान के पास है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हैविंग ऑल कंट्रोल, हैविंग ऑल कंट्रोल। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी यूथफुल एंड इनएक्सपीरियंस डेज। जिस समय प्लेफुल डेज होते हैं, जिस समय इनएक्सपीरियंस की कमी होती है, उनको हम क्या कहते हैं सर, सैलड डेज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दैट विल बी सेकंड। अब एक काम करते हैं, आंसर कर लिया, सभी ऑप्शन हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए। अब हम चलते हैं नाउ मूव टू के एक एक डेज वाले सभी वर्ड्स क्लियर करते हैं, है ना। जितने आपको पता है आप बताते हुए चलिएगा, और जो नहीं पता है फिर उन पर हम डिस्कस करेंगे। सर पहला तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रेड लेटर डे, आप अक्सर पढ़ते हैं, है ना, इसके बारे में बताइएगा। दूसरा जो आपका ईडियम बनता है वो बनता है गला डे, ये भी आपने सुना होगा, है ना, गला डे, दोनों हो गए। इसके बाद आता है सर पाल्मी डेज, एक ये ईडियम बनता है। व्हाट इज पाल्मी डेज? जैसे एक और ईडियम बनता है हेल्सियन डेज, ये भी आपने सुना होगा, होप सो। हेल्सियन डेज क्या होते हैं, है। और इसी से रिलेट करके एक और बनता है रैनी डेज बनता है, रैनी डेज, है ना, रैनी डेज। अब इनके बारे में आप बताइएगा वन बाय वन, जितने भी आपके ये ईडियम है इनसे रिलेटेड इनके मीनिंग बताने हैं। होप सो रेड लेटर डे जानते होगे, जो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी सिग्निफिकेंट डे है ना। आप कहते हो 15 अगस्त इज आ रेड लेटर डे इन आर इंडियन हिस्ट्री। तो वेरी सिग्निफिकेंट डे, जो बहुत ज़्यादा कैसा है, महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है ना, उसको बोलते हो रेड लेटर डे। गला डे, अब आपकी जॉब लगी, जॉब के बाद आपका बलिदान होगा, जिस दिन बलिदान होगा उस दिन आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, है ना, दैट इज कॉल्ड गला डे। गला डे का मतलब डे ऑफ हैप्पीनेस, डे ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का दिन जिसको आप बोलते हो, डे ऑफ हैप्पीनेस, है ना। अच्छा पाल्मी डेज क्या होता है, पाल्मी डेज, हेल्सन डेज पहले कर लेते हैं। हेल्सन डेज होता है पीसफुल डेज, शांति वाले दिन, है ना। पीसफुल डेज का मतलब जिस समय लड़ाई झगड़ा युद्ध आदि नहीं हो रहा है, बिल्कुल चारों तरफ शांति है, दैट इज कॉल्ड हेल्सन डेज, हेल्सियन डेज। हेल्सियन वैसे एक बर्ड है, उसके नेम से बना हुआ है ये हेल्सियन डेज। पाल्मी डेज का मतलब होता है अच्छे दिन, है ना, प्रॉस्पेरस डेज। जैसे ये बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा हो गया कि भाई अच्छे दिन कब आएंगे, या आए या नहीं आए, मतलब जो भी वॉट एवर, पॉलिटिकल वी पर नहीं जाते, केवल अपने वर्ड को समझते हैं। पाल्मी डेज का मतलब क्या होता है, अच्छे दिन, खुशहाली वाले दिन, है ना। और रैनी डेज का मतलब क्या होता है, डेज ऑफ हार्डशिप,
डेज ऑफ हार्डशिप, मुसीबत वाले जो दिन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रैनी डेज। तो होप सो डेज सर, हाँ ये वाला तो आप पहले आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर। सैलड डेज, सैलड डेज का मतलब होता है कौन से, यूथफुल वाले डेज, मतलब जो जिस समय आप प्लेफुल स्टेज में हैं, इनएक्सपीरियंस है और एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, दैट इज कॉल्ड सैलड डेज। तो ये इतने ईडियम हैं जो डेज से रिलेटेड है, जो आपको यहाँ पर मेमोराइज करने हैं, और इनमें से कोई भी पिक करके फिर आगे देगा तो आप आंसर कर पाएंगे। चलिए अब चलते हैं सर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, इन चारों में से आपको करेक्ट सेंटेंस निकालना है। एज यूजुअल स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन, यहाँ सिंगल क्वेश्चन नहीं, चार अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन है, हर एक से जो इन्फो निकल करके आएगी वो आपको ध्यान देनी है। पहले वाले क्वेश्चन पे पढ़ो, द टाटा ग्रुप ओन्स मैनी इंडस्ट्रीज दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, है ना। अब एक एक स्टेप को ध्यान से करना। द टाटा ग्रुप, ये वाली बात तो सही है, ओन्स सिंगुलर है इसलिए मेन वर्ब में एच लगाया, इंडस्ट्रीज प्लूरल है इसलिए आपने मैनी लगाया। सर यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब दैट, ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यू नो वेरी वेल, है ना। ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये आता है, ये इसका यूज हम तभी करते हैं जब कोई भी नाउन डेफिनिट होता है। दैट, ये वाली बात ध्यान रखना, जब भी कोई नाउन डेफिनिट होगा तभी आप दैट लगाओगे, अदरवाइज आप दैट का यूज नहीं करोगे। वैसे दैट के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, ऑल है, नन है, इसी तरीके से आप यूज करते हो, जैसे द सेम यूज करते हो, सच यूज करते हो, इनके साथ दैट का यूज करते हो, है। तो यहाँ पर फिलहाल ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि डेफिनेट है, ये मैनी कंट्री जो लिख रहा है ये डेफिनेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप एक ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करोगे जो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर विच आएगा। एक और पॉइंट ध्यान रखना है, ये आगे हेल्प करेगा कि सर जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये कभी भी वर्ब को डिफाइन नहीं कर पाता, इसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि ये वर्ब को डिफाइन कर पाए। तो ये जो वर्ब आई है आर, ये किसके अनुसार आई है, इसके एंटीसीडेंट के अनुसार आई है, मैनी इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग आई है, इस वजह से करेक्ट आंसर आपका, मतलब करेक्ट जो वर्ब लिख रहा हो दैट विल बी आर, है ना। तो ये स्टार्ट में मैं समझा दे रहा हूँ, अगर कहीं आरपी लिखा है और इसके बाद वर्ब आई है तो ये जो वर्ब आएगी ये एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी। सर ये एंटीसीडेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको, इस वाली बात को मैं समझाता हूँ। रुको एक मिनट, स्पेस नहीं है, पहले स्पेस बना लेते हैं हम थोड़ा सा, जस्ट अ सेक, एक सेकेंड रुकेंगे मेरे भाई। देखो अब इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इस वाले पॉइंट को। मैंने कहा अगर कहीं पर आरपी दिया गया है, आरपी का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, और इसके बाद वर्ब है, ये जो वर्ब है ये आरपी डिसाइड नहीं करेगा, ये वाली बात याद रखिएगा। ये जो वर्ब है ये आएगी एंटीसीडेंट के अनुसार, ये जो ए है, ए का मतलब एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है, वो टर्म जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है वही वर्ब को डिफाइन करता है, तो ये एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करेंगे। यही कारण है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आर का यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर बने, यहाँ पर विच, पहला वाला स्टेटमेंट कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरे वाले पे आ जाओ सर। अच्छा कल मैंने एक बात बताई थी आपको कि सर रेस्टोरेंट की स्पेलिंग याद रखिएगा, RESTAURANT, इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ। ये जो स्टेटमेंट है हैज़ नॉट बीन, ये सही है वैसे, बाकी बाद में इसको आकर के डिस्कस करेंगे। माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम एट आर ग्रांड पेरेंट्स हाउस। अब इसमें जो मेन प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करते हैं। इस तरह जो टाइम के लिए आप यूज करते हो ना, टाइम के लिए डायरेक्ट पासवर्ड यूज किया करो। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि वो ऐसे लिखेगा पास अवे टाइम, पास अवे टाइम, और ये जो पास अवे यूज किया जाता है, पास अवे का मीनिंग होता है टू डाई। पास अवे का मीनिंग क्या होता है, टू डाई, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो पास अवे समबडी के लिए आता है, जैसे आपने कहा मैनी लीडर्स हैड पास्ड अवे या हैव पास्ड अवे, आप ऐसे बनाओगे, है ना। तो ये जो टाइम के लिए आप डायरेक्ट पास यूज करो, पास टाइम या पास द टाइम, जो भी आप अगर आर्टिकल के साथ लिख रहे हो तो वो उस तरीके से आप लिखोगे। तो पास टाइम डायरेक्ट लिखना है आपको, पास अवे टाइम नहीं लिखना है। पास अवे समबडी के लिए आता है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। पास अवे का मतलब होता है समबडी। वैसे इससे रिलेटेड ईडियम भी आप पढ़ते हो, गिव अप द घोस्ट, ये आपको याद रखना है, गिव अप द घोस्ट। घोस्ट मतलब जानते हो आप, भूत है, गिव अप नहीं करेगा जब तक छोड़ेगा नहीं, है ना। वो छोड़ेगा कब तक नहीं, जब तक आपकी जान नहीं ले लेगा। इसका मतलब क्या हो गया, टू डाई। तो गिव अप द घोस्ट का मतलब टू डाई। एक और आप ईडियम पढ़ते हो, है ना, वो आता है हिट द बकेट, है ना, हिट द बकेट, बकेट को हिट कर देना, इसका मतलब भी क्या होता है, टू डाई होता है। तो दो तीन बातें यहाँ से याद रखनी है, ठीक। अब वापस चलते हैं सर क्वेश्चन पे। यहाँ पर पास अवे द टाइम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा पास द टाइम। होप सो पॉइंट क्लियर हो गया।
लास्ट वाले पे आ जाओ, नो सूनर। नो सूनर के बाद आपने कहा था नो सूनर स्टार्टिंग में आएगा, तो हम इन्वर्जन लगाएंगे। इन्वर्जन का मतलब हैड पहले, सब्जेक्ट बाद में, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। ये वाली बात सही है। फिनिश्ड हिज मॉर्निंग वॉक, देन भी सही है सर, लेकिन आगे प्रॉब्लम है, इट बिगिन नहीं होगा। ये देखो शुरू में पास्ट लिख रहा है तो बाद में भी क्या आएगा, पास्ट आएगा। यहाँ पर बिगिन की जगह क्या आएगा सर, बिगिन आएगा। और एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट था, दैट विल बी सेकंड। होप सो सारी बातें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। दैट कहाँ कहाँ लगता है, दैट के बारे में रुको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट अ सेक। दैट के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं हम, जस्ट अ सेक। मैंने आज स्लाइड नहीं ऐड की हैं, एक तो ये प्रॉब्लम है। चलो दैट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि मैं सेपरेट उसमें डिस्कस करने की सोच रहा था, फिर भी यहाँ पर देख लो आप, दैट कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। दैट सर सबसे पहला पॉइंट है, किसके लिए जो नाउन आना चाहिए वो डेफिनेट नाउन आना चाहिए, पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट ये सर, जहाँ पर ऑल लगा होगा, ऑल के साथ दैट। इसके बाद आपने कहा सर नन, नन के साथ दैट। अनदर वन सर द सेम, द सेम के साथ आप दैट का यूज करते हो। और इसी तरीके से आप किसके साथ यूज करते हो, सच के साथ भी आप दैट का यूज करते हो, है ना। और दैट एकमात्र ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो लिविंग के साथ आ जाता है, लिविंग के साथ आ जाता है, नॉन लिविंग के साथ आ जाता है, और एनिमल, तीनों के साथ इसका आप यूज कर लेते हैं। बाकी डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट को किसी फर्दर उस पर, है ना। आगे चलते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा और आंसर करिएगा। देयर इज नो इन दिस क्लासरूम फॉर एनी स्टूडेंट। अब प्लेस आएगा, स्पेस आएगा, रूम आएगा, या फिर ग्राउंड आएगा। पहले तो एक और डिफरेंस मैं बता दे रहा हूँ, ग्राउंड और फ्लोर में आप डिफरेंस बताइए जरा, कि ग्राउंड और फ्लोर में क्या डिफरेंस होता है। ये नाउन में आपने डिस्कस किया होगा, पढ़े होंगे आप, कि ग्राउंड क्या होता है और सर फ्लोर क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है। दूसरा ये प्लेस वाला जो क्वेश्चन, प्लेस और स्पेस को, प्लेस और रूम को लेकर के जो क्वेश्चन बनता है, ये बार बार रिपीटेडली आपसे पूछा जाता है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं। पहले आंसर देख लो, देयर इज नो इन दिस क्लासरूम फॉर एनी स्टूडेंट। अब पहले इसका लॉजिक समझाता हूँ मैं। रूम होता क्या है, पहले तो रूम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। रूम का मतलब सर कमरा होता है, सिंपल सी बात है, इसमें क्या बताने वाली बात है। लेकिन इसको ध्यान देना, ये ऐसे यूज करेगा, दैट इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। जब कोई प्लेस स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज किया जाए, दैट विल बी रूम, उसको आप रूम कहते हो। अब मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मैंने कहा मान लो ये क्लास रूम है, मान लिया सपोज दैट ये क्लास रूम है, ठीक है, और यहाँ पर ये चेयर्स हैं, है ना, और इन चेयर्स में सभी स्टूडेंट जो हैं वो बैठे हुए हैं, सारी चेयर्स फुल हैं। मैंने कहा कोई नया स्टूडेंट आया, मैंने कहा इस क्लास में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। अब जगह तो बहुत है, अगर आप देखोगे तो ये बीच में जो गैप है यहाँ पर जगह है, और ये जो आगे पोडियम है यहाँ पर जगह है। अच्छा और नीचे जो रूफ है, रूफ और ग्राउंड के बीच का जो स्पेस है, वहाँ पर भी आपको जगह मिलेगी, है ना। लेकिन वहाँ पर वो बैठ नहीं जाएगा, क्योंकि आप किस कंटेक्स्ट में बात कह रहे हो। आप, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्लास में स्टूडेंट के लिए जगह नहीं है, इसका मतलब स्टूडेंट के बैठने के लिए जगह नहीं है। बैठेगा कहाँ पर, चेयर्स पे, और वो सारी चेयर्स कैसी हैं, फुल हैं। तो इस कंटेक्स्ट में यूज कर रहा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, रूम। अब वो फैन में लटक करके नहीं पढ़ने लगेगा क्लास में, है ना। तो होप्स उस पॉइंट समझ में आ गया होगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो बढ़िया से आपकी जॉब लगी, जॉब लगने के बाद ये देखिए आपने फरारी खरीदी है, बढ़िया सी मस्त फरारी लेकर के आए हैं, और उसके बाद आप जा रहे हैं अपने क्या कहा जाए, प्रीतम प्यारे के साथ, है ना। और यहाँ पर मान लो ये, मान लिया 4 व्हीलर आपकी गाड़ी है, और चारों सीट्स मान लो भरी हुई हैं, है ना। और रास्ते में ये सुदामा टाइप का कोई आपका मित्र मिल गया यहाँ पर, इसने कहा भाई मुझे भी ले चलो, है ना। तो तुमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, इस समय तो नहीं ले जा सकते हैं। तो ये क्या है, देखो अब आप कहते हो कि भाई, आप कहते हो इस कार में तुम्हारे लिए जगह नहीं है ना। एक और स्टेटमेंट एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिया यहाँ पे। तो मैंने कहा इस कार में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। अब जगह तो बहुत है भाई, ये देखो ऊपर यहाँ पर पूरा स्पेस ही स्पेस है, बैठाल दो। ये देखोगे स्टेयरिंग के पास यहाँ पर जगह, सीट के नीचे जगह, आगे बोनट में जगह, पीछे डिग्गी में जगह, लेकिन वहाँ पर बैठ नहीं जाएगा बेचारा, है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा रूम। इसलिए रूम यूज करते हो फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, है ना। तो ये डिफरेंस है प्लेस और रूम में। जैसे प्लेस के बारे में स्टेटमेंट पढ़ना चाहते हो तो ये बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, इनको आप रीड कर लीजिएगा, ठीक। आपको लगे कि प्लेस के बारे में, प्लेस कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। अच्छा, ग्राउंड और फ्लोर में मैंने बताया था। इनसाइड द बिल्डिंग क्या होगा, इनसाइड द बिल्डिंग की बात करोगे तो उसके लिए यूज करोगे आप फ्लोर और
आउटसाइड द बिल्डिंग तो उसके लिए यूज करोगे ग्राउंड। ये दोनों में डिफरेंस है। होप सो समझ में आ गई होगी बात। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, अगले वाले पे आते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अनदर वन, अगले वाले पे आते हैं। प्लेस कहाँ आ सकता है भाई, उसके लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं, आप देख लो उन एग्जांपल्स को, है ना। ये एग्जांपल्स आप रीड कर लीजिएगा, यहाँ से आपको कंटेक्स्ट मिल जाएगा। वी शुड फाइंड अ न्यू प्लेस टू होल्ड आवर मीटिंग, शी वॉज प्लेस्ड ऑन वेटिंग लिस्ट फॉर द कोर्स, है वो इसी वजह से मैंने सिंबल कर दिया सो दैट वो डाउट ना रहे आपको। आइए नेक्स्ट अनदर वन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, करेक्ट वन निकालना है, मतलब स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि ऑन संडे सही है गलत है। आप जानते हो डे और डेट के साथ क्या लगाते हो, डे के साथ और डेट के साथ क्या लगाते हो सर, ऑन का यूज करते हो, ये वाली बात आप जानते हो, है ना। डे और डेट के साथ ऑन लगाते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सबके साथ ऑन आ जाएगा, सही है ये वाली बात। लेकिन अगर इनको प्लूरल करके लिखोगे, मंडे को मंडेज लिखोगे, संडे को संडेज लिखोगे, तब भी ऑन का ही यूज करेंगे, ये वाली बात ध्यान रखना, कभी अगर कंफ्यूजन हो जाए तो। ऑन संडेज ये सही है। आई प्रेफर रीडिंग, अजय ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया कि प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ हम क्या करते हैं सर, टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट विल बी टू। एक और पॉइंट यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं सर, कि प्रेफर और प्रेफरेबल में डिफरेंस क्या होता है, प्रेफर और प्रेफरेबल में डिफरेंस क्या होता है, जरा ये बताना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेफर और प्रेफरेबल। एक और क्वेश्चन बन गया कि सर क्या हम मोर प्रेफरेबल यूज कर सकते हैं, ये अनदर क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि मोर प्रेफरेबल यूज कर सकते हैं क्या। एक और क्वेश्चन बन गया क्या सर, मच प्रेफरेबल सही रहेगा लिखना। ये सब क्वेश्चन के पॉइंट हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हो सकता है कि वो पहली बार केवल यही पूछ ले कि प्रेफर के साथ क्या लगता है, तो टू लगता है, वो बेसिक क्वेश्चन हो गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये कि मोर प्रेफरेबल करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो ये बन गया सर डबल कंपैरेटिव। क्यों डबल कंपैरेटिव, क्योंकि मोर कंपैरेटिव वर्ड है, प्रेफरेबल भी कंपैरेटिव वर्ड है, दैट्स व्हाई हम इसके साथ मोर का यूज नहीं करोगे। हालांकि मच प्रेफरेबल यू कैन राइट, है ना, वो लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि प्रेफरेबल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आपने एक मच एडवर्ब यूज कर रखा है। प्रेफर वर्ब है और प्रेफरेबल जो है वो एडजेक्टिव है। सर ये सारे पॉइंट यहाँ से क्लियर होने चाहिए पहले स्टेटमेंट से। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, दूसरे वाले पे आते हैं। रोहित इज 2 years जूनियर, जूनियर के साथ टू लगाते हो, वो पॉइंट मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको पता है, आप में से सभी को पता होगा कि ऐसे वर्ड जिनके बाद में IUR आता है उनको हम जेनिटर एडजेक्टिव कहते हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम थी टू की। इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन गया कि डिस्पाइट वर्ड अभी डिस्कस किए थे हम लोग, डिस्पाइट इज इक्वल टू होता है इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते, इन स्पाइट के साथ ऑफ का यूज कर लेते हो। तो ये वाली बात तो सही लिखी है सर। डॉक्टर स्टर्न, स्टर्न वर्ड कई बार पूछ लेता है आपसे, ये वाली बात भी ध्यान देना। स्टर्न का मतलब स्ट्रिक्ट होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा सख्त, इसी को क्या बोलते हो आप, स्ट्रिक्ट, सख्त होना, है ना। और आगे देखो कि कंटिन्यू टॉक टेकिंग शुगर इन हर मिल्क, ये तो सेंटेंस सही लग रहा है। लास्ट वाला और देख लेते हैं, माई सेल्फ एंड रोशनी विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑन संडे, है ना। अब ये स्ट्रक्चर है आपका कौन सा, 2 3 1 वाला। जब आप प्रोनाउन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो आप कैसे पढ़ते हो, 2 3 1 और 1 2 3, है ना। इसको अगर थोड़ा सा डिफाइन करूं मैं, 2 3 1 और 1 2 3। निगेटिव केस में आप क्या लगाते हो, 1 2 3, है ना। और पॉजिटिव केस में क्या लगाते हो या न्यूट्रल केस में क्या लगाते हो, 2 3 1। एक तो वैसे भी गलत है, सेल्फ वाले वर्ड कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखे जाते हैं। जैसे आप बोलते हो माई सेल्फ कंप्लीटेड दिस टास्क, ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, आप ऐसे लिखोगे आई कंप्लीटेड दिस टास्क या फिर आई माई सेल्फ कंप्लीटेड दिस टास्क। होप सो समझ में आ गई होगी बात। तो ये वैसे भी रॉन्ग है और स्ट्रक्चर के बेस से भी रॉन्ग है। रोशनी पहले आना चाहिए और माई सेल्फ जो है वो बाद में आना चाहिए, जो कि आई के फॉर्म में आएगा। मतलब ये बनेगा रोशनी एंड, ये बनेगा रोशनी एंड आई, रोशनी एंड आई। होप सो समझ में आ गई होगी बात। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बताइएगा तो मैं डिस्कस कर दूं, नहीं अदरवाइज मूव टू अनदर क्वेश्चन। बाकी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट विल बी थर्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऐसे आया था कि शुगर की जगह सुगर्स कर दिया था यहाँ पर, तो वो तो पता है आपको कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका प्लूरल नहीं बना पाओगे। अब कई का क्वेश्चन होता है आप में से ज़्यादातर बच्चों का, ये सर शुगर तो काउंट कर सकते हैं। मैंने कैसे सर, एक एक पार्टिकल को ले लो उसके बाद काउंट कर सकते हैं हम। मैंने कहा वाह भाई वाह, है ना। हमारे इंडिया में जुगाड़बाजों की कमी नहीं है। तो ऐसे नहीं गिनना। एक बात समझना मेरी बात कि उसका मैं जो आप डेफिनेशन पढ़ते हो आधी अधूरी पढ़ते हो। कैसे नाउन जिनकी काउंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, साथ ही साथ जिन्हें हम
लीटर मीटर ग्राम में मीजर कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल ही होते हैं। कोई भी चीज़ जिसको आप ग्राम में मीजर कर लोगे वो अनकाउंटेबल ही होगी, ये वाली बात ध्यान रखना। वो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना। तो इस वजह से आप पार्टिकल गिन पाओ और ना गिन पाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो चीज़ ग्राम में मीजर की जाएगी तो वो किस में आएगी, वो अनकाउंटेबल में आएगी, है ना। चलिए नाउ मूव टू अनदर वन, अगले वाले पे आते हैं। अब यहाँ पर साइनो का क्वेश्चन है एक बहुत बेहतरीन सा, और वर्ड है सुकुलेंट। ये आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ये अगर आप क्रॉस चेक करेंगे तो ये आपको मिलेगा, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन। कह रहा सकिंग है, सोलम है, या फिर जूसी है, या फिर पेल है। पेल का मतलब फेडेड हो जाना, मतलब किसी चीज का कलर चला गया है, दैट इज कॉल्ड फेडेड। उसी को आप क्या कहते हो, फेडेड कहते हो, है ना। फीका पड़ जाना जिसको आप कहते हो। येलोविश इसी को आप बोलते हो। येलो कोई चीज जो कैसी हो गई, येलोविश हो गई, इसका मतलब वो फेडेड हो गई, उसका कलर जा चुका है ना। आपने कहा जूसी, जूसी मतलब रसीला होता है ना। सोलेम, सोलेम मतलब गंभीर होता है। सोलोमन आप वैसे ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि सोलोमन, अकेला मन जो होता है वो कैसा होगा, गंभीर होगा, सीरियस होगा। सोलेम मतलब सीरियस, गंभीर जिसको आप कहते हो, है ना। या फिर आप ग्रेव बोलते हो, ग्रेव का मतलब भी गंभीर होता है, GRAVE। ग्रेव का मतलब भी गंभीर होता है, सीरियस होता है। सोबर, सोबर मतलब गंभीर होता है, SOBER। सोबर का मतलब भी गंभीर। और सुकुलेंट मतलब होता है रसीला, जूसी जिसको आप कहते हो। जैसे आप किसी मैंगो के देख करके कहते हो कि ये कैसा है, बहुत ही सुकुलेंट फ्रूट है। एडजेक्टिव है बेसिकली, इसका पार्ट ऑफ स्पीच निकालोगे तो ENT में फिनिश हो रहा है। ये वर्ड कैसा है, ये एडजेक्टिव है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, सुकुलेंट। अब आपको एक फ्रेज बनाना है तो आपने यहाँ पर फ्रेज बना लिया, सुकुलेंट फ्रूट, आपने ये बना लिया। सुकुलेंट मैंगो आपने ऐसे बना लिया, इसका मतलब जो फ्रूट कैसा है, दैट इज जूसी, है ना। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट। ये वर्ड मैंने ऑलरेडी आपको कराया था कुछ सब्जेक्ट तौर पर। हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं कर सकते, और नहीं अपलोड हो गए डिजिटल नोट, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। PDF भी आपको टेलीग्राम में लगातार सेशन के तुरंत बाद आपको मिल जाएगी, है ना। तो PDF भी देख सकते हो अगर PDF से करना चाहते हो तो। आगे चलता है, कॉन्ग्रीगेशन। कल ही मैंने आपको बताया था कि सर ये कॉन्ग्रीगेशन होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग डिस्कशन होगा, रिडंडेंट होगा, कंट्राडिक्शन होगा, या असेंबली होगा। तो पहले तो ये आपने पढ़ा था कि ग्रेग रूट वर्ड से बना हुआ है। ग्रेग का मतलब ग्रुप होता है, TIN लग गया, इसका मतलब नाउन हो गया। कौन का मतलब विथ होता है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स होता है, लोगों का ग्रुप, लोगों का समूह, श्रद्धालुओं का समूह, उसको आप बोलते हो कॉन्ग्रीगेशन, है ना। तो इसका मीनिंग हो गया कि ये ग्रुप में है, मतलब असेंबली। मैंने कल लिखाया भी था कि असेंबली आ सकता है, मीटिंग आ सकता है, थ्रॉन्ग आ सकता है। ये वर्ड कॉन्ग्रीगेशन के साइनो हो सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो गया। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट जैसे ये वर्ड आपने लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है किसी चीज का सिकुड़ना, और एक्सपेंशन मतलब विस्तार होता है। जैसे इसी का अपोजिट अगर लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। एक्सपेंशन मतलब विस्तार। जैसे कोई स्प्रिंग है तो उसमें कॉन्स्ट्रक्शन भी होगा और एक्सपेंशन भी होगा, है ना। एक्सपेंशन मतलब विस्तार, कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो चीज कैसी हो रही, सिकुड़ रही है ना। श्रिंक करना, श्रिंक करने का मतलब सिकुड़ना होता है। एक वर्ड ये आप यूज करते हो, श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। रिडंडेंट, अब इससे रिलेटेड 2-3 वर्ड मैं आपको कराता हूँ। देखो, एक तो अबंडन होता है, अब ये रिलेटेड वर्ड है, ध्यान रखना। अबंडन होता है, एक होता है अबंडंट होता है, एक वर्ड होता है अबंडंट, और एक वर्ड होता है रिडंडेंट। ये 3 वर्ड होते हैं। अब मिलते जुलते वर्ड है इसलिए एक साथ हम कर ले रहे हैं। अबंडन मतलब छोड़ना हो गया, लीव करना, बेसिक वर्ड है, ये आपको पता होगा, गिव अप कर देना किसी चीज को। अच्छा, अबंडंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, जिसको आप कहते हो। और रिडंडेंट का मतलब होता है एक्सेस, फालतू। इस तरीके के जब आप पेयर बनाओगे तब आपको वोकैब में थोड़ा सा कॉम्पिटेंट फील करोगे आप, है। तो जितने ज़्यादा आप कंफ्यूजिंग पेयर बना सकते हो, जितने ज़्यादा आप वर्ड के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा। अबंडेंट मतलब छोड़ना, अबंडेंट मतलब पर्याप्त हो गया, और रिडंडेंट का मतलब हो गया एक्सेस, फालतू, एक्स्ट्रा, जिसको आप कहते हो। ठीक, आगे चलते हैं सर। एट्रोसिटी, सिटी से मैं 2-3 वर्ड आपको लर्न कराने वाला हूँ। पहले इसका आंसर देखो जरा, चेक करो आप। आपने कहा डिफिकल्टी, आपने कहा बारबैरिटी, आपने कहा साई, आपने कहा ग्लूमी। वैसे ग्लूम का मतलब होता है अंधेरा। चलो इसके इसके बारे में अगर बात करें, ग्लूम, ग्लूम का मतलब क्या होता है, अंधेरा होता है ना। ग्लूम का मतलब होता है अंधेरा, और ग्लूम से ही वर्ड बना है ग्लूमी। तो ग्लूमी का मतलब एक तो अंधकार हो गया, और ग्लूमी का मतलब हो गया निराश, है ना। निराश रोगी मिले हर सोमवार, देखते हो भारत में इस चीज की, इस स्टेटमेंट की भरमार है ना। बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ तुम्हें दीवारों में लिखा नहीं मिलेगा, है ना, कि निराश रोगी मिले हर सोमवार। लेकिन इंडिया है, यहाँ पर पॉसिबल है, हर एक चीज़ की पॉसिबिलिटी है। साई, साई मतलब शर्मीला होता है, ये शेमफुल पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा
जो बहुत ज़्यादा कैसा है, लोगों को कन्फ्रंट करना पसंद नहीं करता है, वो कैसा है, साई। साई का मतलब शर्मीला। बारबैरिटी का मतलब क्रूरता जिसको आप कहते हो, इसी को रूथलेस बोलते हो आप, है ना, मर्सीलेस जिसको आप कहते हो। डिफिकल्टी मतलब कठिन हो गया। और सिटी से मैं आपको 2-3 वर्ड कराने वाला हूँ। पहले तो ये देख लो, एट्रोसिटी का मतलब क्रूरता होता है, इसका मतलब होता है क्रूरता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बारबैरिटी। और बाकी इससे रिलेटेड जो वर्ड है वो थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक वर्ड पाउसिटी, ये सिटी से रिलेटेड वर्ड है। एक वर्ड है फेलिसिटी, दूसरा वर्ड हो गया, है ना। और तीसरा वर्ड हो गया आपका कौन सा, एट्रोसिटी। एक वर्ड ये हो गया एट्रोसिटी। 3 वर्ड ये याद रखने हैं अभी फिलहाल। मैं और भी 5-6 वर्ड कराऊंगा, लेकिन वो आगे चल के कराऊंगा। अभी एक साथ अगर मैं आपको बहुत सारे वर्ड कराऊंगा तो आप लर्न करने में आपको प्रॉब्लम होगी। पाउसिटी का मतलब कमी, हालांकि जो रिपीटर्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, जो बिगनर हैं उनको प्रॉब्लम होगी, इसलिए धीरे धीरे चलेंगे हम लोग। पाउसिटी, सिटी में पाव की कमी है ना। फेलिसिटी का मतलब खुशी होता है, इसका मतलब होता है खुशी। सिटी में क्या फैली हुई है, खुशी फैली हुई है सिंपली। एट्रोसिटी का मतलब क्रूरता हो गया। तो ये सिटी से 3 वर्ड याद रखिएगा, आगे फिर मिलेंगे। पाउसिटी मतलब सिटी में पाव की कमी है, फेलिसिटी का मतलब सिटी में फैली हुई है क्या, खुशी। और एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है, क्रूरता, बारबैरिटी जिसको बोलते हो। होप सो वर्ड समझ में आ गया होगा, वर्ड के ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, और ये सिटी से रिलेटेड 2-3 वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट। ये मैं अक्सर बताता हूँ आपको कि जो काम आपको करना है देन एंड देयर कर डालो। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्या कर रहे होंगे कि चलो आज नहीं देखते हैं, आज लाइव नहीं लेते हैं, कल देख लेंगे, कल रिकॉर्डेड देख लेंगे। और मेरे भाई यकीन मानो कि एक बार अगर बर्डर बनना चालू हुआ फिर वो खत्म नहीं होता। मतलब या तो आपके अंदर बहुत तगड़ी डिटर्मिनेशन है, तब तो आप कंप्लीट कर ले जाओगे, नहीं अदरवाइज रिकॉर्डेड अगर एक बार बल्क हो जाते हैं वीडियो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं बार बार समझाता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ बैड हैबिट, ये फ्रेज याद रखिएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, चीज़ों को टालना। इज आ बैड हैबिट, इज आ बैड हैबिट। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो एक कैसी है, बुरी आदत है ना। आप चीज़ों को हमेशा टालते रहते हो। जैसे एक और बड़ा प्यारा सा वर्ड है इसी के लिए, डिली डैली। डेली डेली जो आप काम को टालते रहते हो ये अच्छी बात नहीं है। डेली डेली कैसे याद करोगे कि डेली डेली जो काम को आप टालते रहते हो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे एक और वर्ड अगर मैं आपको बताऊं, एडजर्न, ये आपने सुना होगा, ये कोर्ट वगैरह में सुना होगा आपने, द कोर्ट हैज बीन एडजर्न, आगे के लिए डिले कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया जिसको आप कहते हो, है ना। तो एडजर्न ये कोर्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा वो कैब यूज की जाती है, मतलब कोर्ट हैज बीन एडजर्न, ये वर्ड आपने सुना होगा, ये फ्रेज आपने सुना होगा, है। और इसी तरीके से एक वर्ड आता है आपका डिफर करना। डिफर करने का मतलब भी टालना होता है, DEFER है, ध्यान देना। इसी से रिलेटेड एक वर्ड ये डिफर आता है, DIFFER, इसका मतलब होता है भिन्न, अलग होना। इसका मतलब होता है अलग होना, भिन्न होना। इसी वर्ड से बनता है डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या होता है, भिन्न या अलग। और यहाँ से क्वेश्चन एक और बन जाता है कि सर डिफर के साथ बताओ प्रीपो कौन कौन से यूज करते हो। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि डिफर के साथ प्रीपो बता दो कौन कौन से लगाते हो आप। और इसी वर्ड से क्या बन गया सर, डिफरेंट बन गया। डिफरेंट के साथ प्रीपो कौन सा लगाते हो सर, ये अनदर क्वेश्चन बन गया है। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं। डाइवर्ट, डाइवर्ट मतलब होता है चेंज करना। जैसे आप कहते हो रूट डाइवर्ट है, इसका मतलब चेंज है, रूट चेंज है। डिसीव मतलब धोखा देना। चीट, ट्रिक, डिल्यूड, ये 2-3 वर्ड बनते हैं, यहीं पर लिख देता हूँ मैं। चलो, चीट है, डिल्यूड है, डिल्यूड मतलब ये धोखा देना होता है। बिट्रे है, बिट्रे करने का मतलब विश्वासघात करना होता है। डिबेस मतलब होता है अपमानित करना, नीचा दिखाना, उसको डिबेस बोलते हो आप। और डिले करने का मतलब देरी करना, और यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब जो चीज़ें मैंने पूछी हैं उनको डिस्कस करके फिर प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड कुछ वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, कुछ साइनो एंटो। हर एक सेट में मैं आपको एक वर्ड प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताता चलूँगा, सो दैट धीरे धीरे वो वर्ड, उस वर्ड से रिलेटेड अगर वो कैब मिलती है तो वो आप अच्छे से उसको कंडक्ट कर पाओ। देखो, डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन क्या यूज करते हो, ये यूज करते हो फ्रॉम। डिफर के साथ दो प्रपोजिशन यूज करते हो, विथ और फ्रॉम। एक विथ आता है, एक फ्रॉम आता है। डिफरेंट फ्रॉम का मतलब होता है डिफरेंट होना, डिफर फ्रॉम का मतलब होता है डिफरेंट होना, भिन्न होना, अलग होना। और डिफर विथ का मतलब होता है डिसएग्री करना, मतलब किसी से असहमत होना। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है डिसीव, इससे रिलेटेड ये आपको उसमें पूछता है, किसमें, स्पेलिंग वाले में। 2-3-4 स्पेलिंग है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर एडजर्न के बारे में हम बात करते हैं। देखो, एक वर्ड है आपका कौन सा, डिसीव। ये वर्ड में सब में कॉमन चीज़ ध्यान देना। एक वर्ड हो गया आपका कौन सा बच्चा, रिसीव हो गया सर। एक वर्ड हो गया आपका कौन सा, कंसीव हो गया, कंसीव हो गया, है ना।
और एक वर्ड ये डिसीव हो गया, रिसीव हो गया, कंसीव हो गया, परसीव हो गया। और इन सभी में कॉमन चीज़ अगर ध्यान से देखोगे तो ई के बाद आई आया, ई के बाद आई आया, और ये सभी वर्ड तीनों चारों वर्ड बार बार रिपीटेडली रिपीट होते हैं। ये ध्यान देना, इनमें कॉमन सी जो चीज़ है। एडजर्न करने का मतलब आप पिक्चर से थोड़ा सा क्लियर कर पाओगे कि कोर्ट हैज बीन एडजर्न, है ना। ऐसी चीज़ को बोलते हो आप पुट ऑफ करना। जैसे एक और ये आपका फ्रेजल वर्ब है, इसको अगर आप पढ़ोगे, पुट ऑफ के दो मीनिंग होते हैं। पहले तो पुट ऑन समझ लेते हैं। पुट ऑन करने का मतलब क्या होता है? पुट ऑन करने का मतलब होता है वियर करना, पहनना किसी चीज़ को। जैसे आपने कहा कि भाई आज मैंने नई कैप पहनी हुई है ना, तो आप क्या यूज करोगे? पुट ऑन आ न्यू कैप, है ना। पुट ऑन वेट के लिए भी आता है, ये वाली बात भी ध्यान रखना। पुट ऑन वेट, वेट गेन करना, उसके लिए भी पुट ऑन वर्ड यूज करते हो। जैसे उसने कहा कि 5 किलो वेट उसने गेन किया है ना, तो वहां पर भी आप क्या यूज करोगे? पुट ऑन यूज करोगे। पुट ऑफ का एक मीनिंग हो गया अनवियर कर देना। पुट ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में इंटर करने से पहले शूज को क्या करना है? आपको पुट ऑफ करना है। दूसरा एक पुट ऑफ होता है पोस्टपोन करना, जो कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हो। पोस्टपोन करने का मतलब डिले करना होता है। इसी के लिए एक वर्ड ये यूज करते हो, ABEYANCE, है ना। इसका मतलब भी डिले करना। अब इसके वर्ड्स देख लेते हैं। होप सो सारी बातें इस स्लाइड से समझ में आ गई होंगी आपको। पुट ऑन अ न्यू कैप, बहुत बढ़िया। अब एक बार मैं डिफाइन कर देता हूँ सारी बातें। देखो ये वाले सारे टर्म क्लियर हो गए सर। इनमें ध्यान रखना है, ई के बाद आई आएगा, ई के बाद आई आएगा, सब में सेम टर्म है। एडजर्न किसके लिए यूज करते हो? कोर्ट वगैरह में वो कैब यूज होती है। द कोर्ट हैज बीन एडजर्न। पुट ऑन के दो मीनिंग होते हैं। पुट ऑन वियर करना, पुट ऑन वेट के लिए भी आता है, पुट ऑन वेट, है ना। पुट ऑफ का मतलब अनवियर, या फिर इसी तरीके से पोस्टपोन आता है। आगे चलता है सर, इसी तरीके से टेक भी यूज करते हो। अब वो लेंदी हो जाएगा, मैं छोड़ता हूँ उसको। आगे चलता है, नेक्स्ट अनदर वन, अगले वाले पे। अब देखो इसके जो सिनोनिम है उनके बारे में। डिफर ऑलरेडी पढ़ चुके। डिफर और डिफर में अंतर है। DIFFER, उसका मतलब भिन्न होना, अलग होना, असहमत होना, दोनों मीनिंग है। ये डिफर होता है डिले करना। पुट ऑफ आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। प्रोक्रेस्टिनेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है। इंटरप्ट करना मतलब बीच में इंटरप्ट कर रहे हो, है। कीप ऑन मतलब कंटिन्यू हो गया, किसी चीज को आप क्या कर रहे हो। ये इसके एंटोनिम है एडजर्न के। क्या हो गया? कीप ऑन मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब जारी रखना। सपोर्ट करना, है ना, किसी काम को लगातार सपोर्ट करते रहना, मतलब उस काम को कंटिन्यू रखना, है ना। इसी को परसेवर बोलते हो आप। तो ये सभी वर्ड किससे रिलेटेड थे? एडजर्न से। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इस पे बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे हम लोग। ओके, झिलमिल हो रहा है? नहीं, वो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है हल्का सा। वो होता क्या है कि मैं काफ़ी सेट करता हूँ, उसके बावजूद भी वो क्या होता है कि मतलब जैसे शर्ट मैं चेंज करता हूँ, है ना, तो वैसे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता ही रहता है वो। तो वो हल्का सा हो रहा होगा, बालों हेयर में हो रहा होगा। स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, एक बार बता देना आप, तो मैं डाउन कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। कीप ऑन मतलब कंटिन्यू। चलो, ही वेंट देयर अ बस। आइए वापस अगले वाले क्वेश्चन पे। ही वेंट देयर अ बस, क्या आएगा सर? बाई आएगा, ऑन आएगा, इन आएगा, विथ आएगा। चलो, जो लोग भी यहाँ पर बाई लगा रहे हैं उनको मेरे पास 2 रुपए वाला नोबल प्राइज है। अब मैं दे नहीं सकता, है ना, आपकी इंसल्ट बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए 2 रुपए का प्राइज आपको सुबह नहीं देगा, इसलिए दूंगा नहीं है। भाई भाई के साथ जा रहे हो, आ जाओ। देखो आप में से एक बच्चा भी आएगा, कहेगा सर ऐसा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कुछ टफ कराइए, है ना। आप टफ नहीं कराते हो, आप टफ कराओ। मैंने कहा पहले बच्चे ये तो कर ले ढंग से, बाद में टफ भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। और दूसरा, मेरे घर में फैक्ट्री नहीं है क्वेश्चन बनाने की, ठीक। जो PY के क्वेश्चन है वही मैं सेट करता हूँ, उन्हीं को मैं कराता हूँ, है। आ जाओ वापस आते हैं, देखो डिस्कस करते हैं। अब इसकी कहानी समझते हैं पूरी। अब यकीन मानो, इसके बाद आपको ये क्वेश्चन कभी भी मरते दम तक, जैसे लोग थंबनेल में नहीं लगाते हैं कि मरते दम तक नहीं भूल पाओगे, सेम वही बात मैं बोल रहा हूँ, है कि मरते दम तक नहीं भूलोगे। चलो देखो, सबसे पहले हम टू व्हीलर की बात करते हैं। किसकी बात करने वाले हैं? टू व्हीलर की बात कर रहे हैं, है ना। टू व्हीलर में क्या आ जाएगा सर? बाइक आ जाएगा। बाइक है, स्कूटर है, स्कूटी है, स्कूटर है, स्कूटी है, ये सब किस में आ जाएंगे? बाइसिकल इसी में आ जाएगा, है ना। आपने कहा सर प्राइवेट व्हीकल की बात कर रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल की बात कर रहे हैं, है ना। टू व्हीलर, इसके बाद प्राइवेट प्राइवेट व्हीकल, जैसे कार है, जैसे जीप है, जैसे ऑटो है, ये क्या हो गए? ये हो गए आपके प्राइवेट व्हीकल। फिर आपने कहा पब्लिक व्हीकल जो हैं, सर इनके बारे में बात करते हैं। पब्लिक व्हीकल के बारे में। पब्लिक व्हीकल में जैसे आपने कहा सर बस आ गया, है ना, 1 रुपए में। अच्छा हाँ, वो ड्रीम 11 की बात बता रहा हूँ, उसमें एक बच्चा कहता है कि भाई पहले मैं
बड़ा फेमस था, वो सुना होगा आपने, है ना, कि पहले मैं बहुत गरीब हुआ करता था, है ना, पहले मैं गरीब हुआ करता था, फिर मैंने ड्रीम 11 के बारे में सुना, अब मैं अत्यंत निर्धन हूँ, इंडिजेंट हो गया हूँ। ये वर्ड कराया था तुम्हें, इंडिजेंट सुदामा, याद है? ये अत्यंत दरिद्र हो गया है ना, सुदामा वजह से हालत हो गई है। देखो ये हो गया बस, ये हो गया आपका ट्रेन, है ना, और क्या हो गया एरोप्लेन। अब ये आपने छोटा सा याद सेगमेंट बना रखा है, इनमें देखो आर्टिकल नहीं लगा है। जब आर्टिकल नहीं लगा है तो इनके साथ क्या लगाओगे सर? बाई का यूज करोगे। तो बाई बाइक, बाई स्कूटर, बाई स्कूटी, है ना, बाई कार, बाई जीप, बाई ऑटो, है ना, बाई बस, बाई ट्रेन। बाई कब लगा रहे हो? जब आपके पास आगे आर्टिकल गिवन नहीं है, वहां पर आप क्या करोगे? बाई का यूज करोगे, है ना। लेकिन ध्यान रखना ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पर बेस्ड है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन होता है क्या है सर? ट्रांसपोर्टेशन का पहले मतलब समझ लो। जब आप किसी व्हीकल से कहीं जा रहे हो, है ना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो प्रीपो यूज करते हो, वो यूज करते हो बाई, वो यूज करते हो इन, वो यूज करते हो ऑन। ये 3 प्रीपो यूज करते हो। पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑन का मतलब हमेशा पर होगा, इन का मतलब हमेशा में होगा। इसलिए जब मैंने प्रीपो आपको पढ़ाया था, जो बच्चे पढ़े होंगे ऐप में, मैंने कहा था वो यूसेज आपको समझने हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस कंटेक्स्ट में यूज करते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको टोटल 3 प्रपोजिशन यूज करने हैं, बाय, इन और ऑन। बाय तब लगाना है जब आप आर्टिकल का यूज ना कर रहे हो। अब मैं फिर से लिख रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ पर लिखा बाइक, है ना, मैं एक एक लिख ले रहा हूँ, बाकी तो आप समझ जाओगे। मैंने यहाँ पर लिख लिया मान लो जीप, है ना, मैंने यहाँ पर लिख लिया मान लो बस। ये तीनों, ये कौन सा हो गया? टू व्हीलर। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्राइवेट, ये हो गया पब्लिक। बाकी मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे। अच्छा, इसके साथ आ लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, आ लगा हुआ है। अब इस बार आर्टिकल लगा हुआ है, और जब आर्टिकल लगाओगे तब आप बाय का यूज नहीं कर पाओगे। फिर आप यूज करोगे किसका? या तो इनका या फिर ऑन का। इन या ऑन का यूज करोगे, या तो इन आएगा या तो ऑन आएगा। जैसे आ बाइक लिखा है तो यहाँ पर आएगा ऑन आ बाइक, ये बनेगा आपका ऑन आ बाइक, ऑन आ स्कूटर, ऑन आ स्कूटी, है ना। जैसे जीप, ये लिख रहे हो आ जीप, यहाँ पर आएगा इन आ जीप, है ना, ये बन जाएगा इन एन ऑटो, है ना, इन अ कार, आप ऐसे लिखोगे। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी आ जाएगा ऑन अ बस, है ना, ऑन अ ट्रेन, ऑन एन एरोप्लेन, आप ऐसे यूज करोगे। एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, है ना, उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। मैंने कहा ये जो आप यूज करो यहाँ पर ऑन अ बस, इन अ जीप या फिर ऑन अ बाइक, है ना। एक और क्वेश्चन मैं भूल गया, कुछ बताना चाह रहा था। हाँ, डिफरेंस मैं बताना चाह रहा था कि ये प्राइवेट व्हीकल के साथ इन क्यों आता है, पब्लिक व्हीकल के साथ ऑन क्यों आता है। अच्छा, इसको तो रिलेट कर पाओगे आप कि बाइक के ऊपर बैठोगे या बाइसिकल के ऊपर बैठोगे तो वहाँ पर तो ऑन आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो एक बहुत प्यारा सा मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि जो प्राइवेट व्हीकल है उनमें क्या होगा, उनमें आप मूव नहीं कर सकते, जबकि पब्लिक जो व्हीकल है उनमें मूव कर सकते हो। तो ध्यान रखना, जिनमें मूव कर सकते हो उनके साथ ऑन, जिनमें मूव नहीं कर सकते हो उनके साथ क्या आएगा? इन आएगा। डिफरेंस क्लियर हो गया सर? अब मूव करने का मतलब कि आप चल फिर सकते हो, है ना। जैसे आप बस में देखोगे तो बीच में पैसेज होता है, वहां पर आप मूव कर सकते हो, है ना, कार में नहीं है, जीप में नहीं है ना। तो इस वजह से एक डिफरेंस वो हो गया आपका। दूसरा एक और क्वेश्चन, मैंने कहा यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, फिल इन द ब्लैंक, और मैंने यहाँ पर लिखा आ बस। जरा इसका आंसर बताना। ही वेंट देयर, फिल इन द ब्लैंक, आ ना लगाओ, यहाँ पर लिख लो हिज बस, ऐसे लिखा है हिज बस। और एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, फिर इसके बावजूद भी गलतियां करोगे आप, इतना सीखने के बावजूद भी। ही नॉक्ड डाउन, ये क्वेश्चन है, ही नॉक्ड डाउन, डाउन, फिल इन द ब्लैंक, आ कार, आ कार। ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, जरा इनको ट्राई करिए, आप अटेम्प्ट करिए। ओके 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 ओके। और यहाँ पर देखो पहले वाले में क्या आएगा? ये वीक आर्टिकल में आप कंसीडर करते हो पॉजिटिव को, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये डिटर्मिनल लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा सर, इस वाले क्वेश्चन में ऑन। इस वाले पे आ जाओ, यहाँ पर बाई आएगा। अब एक और बहुत कंफ्यूजन भरी सिचुएशन है कि सर एक बात बताओ, यहाँ पर आर्टिकल लगा है तब भी उसके बावजूद भी आप बाई लगा रहे हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं मेरे भाई, ये ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है ही नहीं है। जैसे ऊपर वाले में ही वेंट देयर, वो बस से वहां गया, ये कहना चाह रहे हो। यहाँ पर कह रहे ही नॉक डाउन, उसको टक्कर मार दी, एक कार ने टक्कर मार दी। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब
कि आप किसी कार से, किसी बाइसिकल से, किसी बस से कहीं जा रहे हो, दिस इज कार ट्रांसपोर्टेशन, तो वहां पर ये वैलिड होगा जो आपने पढ़ रखा है। वापस आ जाओ क्वेश्चन पे, अब वापस क्वेश्चन में चलते हैं मेरे भाई। ये जो क्वेश्चन है, ही वेंट देयर आ बस, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है आ बस। आ बस तो इसका मतलब अब बाई का यूज आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पर अगर बाई या बस लिखोगे तो आर्टिकल लगा, आर्टिकल लगा है तो क्या आएगा, ऑन। अगर यहाँ पर केवल बस दिया होता तो सर किसके साथ जाते हैं, बाई के साथ जाते हैं, बाई बस। गॉट इट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सारे पॉइंट क्लियर हो गए, आगे चलते हैं, अगले वाले वर्ड पे आते हैं। एक बार फिर से बता दीजिए, एक बार फिर से देख लेना आप, क्लास समझ में आ जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, मैंने क्या बताया, आर्टिकल नहीं है तो बाई आएगा, आर्टिकल लगा है तो या तो इन आएगा या तो ऑन आएगा, बाई का यूज नहीं करोगे। दूसरी बात, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो वहीं पर ये वाली बात अप्लाई करना, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो वहाँ पर ये वाली बात अप्लाई नहीं करोगे। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दूँ, देखो इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन देखो। मैंने कहा ही वॉज रन ओवर फिल इन द ब्लैंक अ कार। अब बताओ यहाँ पर क्या फिल करोगे आप, आपके पास ऑप्शन तीनों हैं, बाई भी है, इन भी है, ऑन भी है, और इन्हीं तीनों में आपको पिक करना है इसमें, इस क्वेश्चन में। जरा आंसर बताओ। रन ओवर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये यहाँ से फ्रेजल वर्ब देख लो। रन ओवर का मतलब होता है टू क्रश, टू क्रश मतलब कुचलना, है ना। अब आप बताओ जरा, डिजिटल नोट्स मिलेंगे भाई, मिल गए होंगे आपका ऐप में, आप देखिएगा, और नहीं अगर हुए तो मैं एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ टीम से। आ जाओ, वापस आ जाओ। यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं, कह रहा उसको क्या किया, एक कार ने क्रश कर दिया, कुचल दिया, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, बाई आएगा। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं, अब आर्टिकल लगा हो ना लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाई ही आएगा। एक वर्ड है इवेंसेंट। इवेंसेंट का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले फ्लैशबैक में चलते हैं, है ना, जैसे मूवी फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है वैसे चलते हैं। देखो मैंने कहा एक आपने ईडीएम पढ़ा होगा 9 डेज वंडर, ये आपने पढ़ा होगा 9 डेज वंडर, आप कहते हो 4 दिन की चांदनी, है ना, वही है इवेंसेंट। आप देखो इसी के लिए वर्ड यूज करते हो फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणिक, जो क्षण भर के लिए है। इसी को आप बोलते हो क्या, टेम्परेरी। टेम्परेरी तो बिल्कुल बेसिक सा वर्ड है, ये तो आपको पता होना चाहिए। एक वर्ड आता है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब भी क्षणिक होता है। एक वर्ड आता है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी का मतलब भी क्षणिक होता है। वैसे ट्रांस वर्ड जहाँ पर लगाते हो उसका मतलब होता है अक्रॉस, एक जगह से दूसरी जगह तक, है ना। तो कोई चीज़ जो बहुत थोड़ी जगह तक ही ट्रेवल कर सकती है, कुछ ही दिन एग्जिस्ट कर सकती है, वो चीज़ कैसी है, वो चीज़ ट्रांजिटरी है। वो चीज़ कैसी है, ट्रांजिएंट है। या फिर इसी को बोलते हो मूवमेंट्री, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा। मूवमेंट्री का मतलब भी कैसा होता है, क्षणिक होता है। इसी से वर्ड बनता है, एक वर्ड बनता है आपका मूवमेंटस, ये बनता है, वो वाली मूवमेंट नहीं जो मतलब तुम छल्ले बनाने के लिए यूज करते हो। मोमेंटस का मतलब कैसा होता है, मोमेंटस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। मोमेंटस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, और मोमेंट्री का मतलब कैसा होता है, दैट विल बी क्षणिक, जो बहुत थोड़े समय के लिए, 4 दिन की चांदनी जिसको बोलते हो, 9 डेज वंडर जिसको बोलते हो। और एक वर्ड यहीं से और आता है इफेमेरल, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका मतलब भी कैसा होता है, क्षणिक होता है। तो यहाँ पर कौन सा, इवेंसिएंट का मतलब भी क्षणिक होता है, इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फ्लीटिंग। अच्छा वर्ड बाकी देख लो जरा, बाकी वर्ड इंटाइसिंग का मतलब आकर्षक होता है, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, दैट इज कॉल्ड इंटाइसिंग, या अट्रैक्टिव कह सकते हो आप उसको, है ना। अगले वाले वर्ड पे आते हैं, वर्ड है आपका कौन सा, इरेटिक। इरेटिक का मतलब होता है अनियमित, जो रेगुलर नहीं है, जो नियमित नहीं है। जैसे कल आपने एक इडियम किया था, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इरेगुलर तरीके से कोई काम कर रहे हो आप, उसी के लिए वर्ड यूज करोगे इरेटिक। और इल्यूजिव मतलब होता है जो भ्रमित करने वाला है और आपको मिसलीड करने वाला है, उसको आप बोलते हो इल्यूजिव। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दैट विल बी फ्लीटिंग। बाकी जो इन्फो है उसको भी ध्यान रखना। रन ओवर एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, वो ध्यान देना। यहाँ पर एक इडियम है, ये ध्यान देना। फ्लीटिंग का मीनिंग ध्यान देना, ट्रांजिएंट, टेम्परेरी, ट्रांजिटरी, मोमेंट्री और इफमेरल। मोमेंट्री और मोमेंटस में डिफरेंस क्या है वो ध्यान देना यहाँ पर, ठीक। तो सारी बातें यहाँ से हमने कवर कर ली, आगे चलते हैं। ये एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का क्वेश्चन है, हालांकि आप आसानी से बना पाओगे, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, अनदर वन। सर को विद्यासागर बुक रटी हुई है, अच्छा आप ज़्यादा जानते हो मेरे बारे में, है। कुंडली तो नहीं देख ली हो, वो कौन है, क्या एस्ट्रोटॉक, आप एस्ट्रोटॉक में तो नहीं हो, मुझे लग रहा है, थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है कि आप कहीं एस्ट्रोटॉक में शामिल हो, है ना। आप ही तो नहीं प्रेडिक्ट करते हो सबके फ्यूचर, है। आ जाओ अगले वाले पे, क्या कह रहा है,
द होम होमियो, ये वर्ड लिख रहा है देखो, होमियो नर्स, होमियो नर्स रीमॉडल्ड द हाउस टू हेल्प इट सेल, है ना। अब इसको आसानी से आप डिफाइन कर पाओगे, क्या है ये, कह रहा है रीमॉडल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, अब देखो जरा एक बात समझना है यहाँ पर, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने में आप क्या करते हो, ये V2 या डिड प्लस V1 जब होता है तभी आप, ये आपको टेबल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, कल भी मैंने करा दी थी। अब ये बार मैं टेबल नहीं लिखवाऊंगा, तो एक ही बार मैंने डिफाइन कर दी, आप ध्यान रखना। तो रीमॉडल्ड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या लगाओगे, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये कह रहा है वॉज रीमॉडल्ड, या कह रहा है इज रीमॉडल्ड, ये तो हट गया, इट इज, ये तो वैसे भी हट जाएगा, इसका तो कोई मीनिंग नहीं बना। यहाँ पर देखोगे तो इज रीमॉडल्ड, करेक्ट आंसर कौन सा होगा सर, दैट विल बी फर्स्ट। यहाँ तक होम ऑनर्स होगा, अच्छा हाँ वो अलग अलग है, तभी मैंने कहा ये वर्ड कैसा अजीब सा है, होम ऑनर्स होगा, ये अलग अलग है ना। चलो अनदर वन, अगले वाले पे आते हैं। स्टोरी आप, ये बहुत प्यारा वर्ड है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। एक काम करते हैं, पहले मैं स्लाइड एड कर लेता हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ये बहुत प्यारा वर्ड है और इससे बहुत सारे वर्ड अभी आप सीखोगे, ठीक है। आ जाओ डिस्कस करते हैं, पहले इसका आंसर करो मेरे भाई, पहले इसका आंसर करो आप। A story of animal which gives us a moral lesson. जानवरों की कहानी जो हमें मॉरल लेसन देती है। पहले तो एक बार एक काम करते हैं, पहले आंसर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एंथोलॉजी होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ये होता है कलेक्शन ऑफ पोएम। एनेक्डोट होता है किस्सा, छोटी कहानी, उसको आप बोलते हो एनेक्डोट। टेल मतलब कहानी किसी भी तरीके की हो सकती है। फैबल जानवरों की कहानी जो हमें मॉरल लेसन देती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया फैबल। अब आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। अब यहाँ से ध्यान देना, देयर आर सो मैनी वर्ड्स जो आपको बस कनेक्ट करते हुए चले जाना है और यकीन मानो मरते दम तक याद रहेंगे आपको, है। आ जाओ डिस्कस करते हैं। देखो पहला वर्ड है एपिक, एक वर्ड है आपका एपिक, एक वर्ड है आपका बैलड, इसको बलाड नहीं पढ़ते बैलड पढ़ते हैं। एपिक है, बैलड है, एक वर्ड हो गया ऑड, एक वर्ड हो गया आपका ऑड, सटायर, एक वर्ड हो गया आपका सटायर, एक वर्ड हो गया आपका इलेजी, एक वर्ड हो गया इलेजी, एक वर्ड हो गया आपका डर्ज, DIRGE, एक वर्ड हो गया फैबल जो अभी पीछे पढ़ रहे थे फैबल, एक वर्ड हो गया टेल, एक वर्ड हो गया एनेक्डोट, एनेक्डोट, है ना, एक वर्ड हो गया आपका सॉलिलॉकी, सॉलिलॉक्यू, है ना। अब ये सब वर्ड जो है इनके बारे में सब में डिफरेंस करते हुए हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब समझना एक एक करके, सभी को हम समझते हैं अच्छे से। एपिक महाकाव्य, बहुत बढ़िया, ठीक है। जितने आपको बनते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बनते जैसे सोनेट छूट गया है, सोनेट एक वर्ड छूट गया, सोनेट के बारे में बात करें। एपिक होता है महाकाव्य, महाकाव्य जानते हो, जैसे रामायण है, जैसे महाभारत है, जिनमें क्या होता है जो एक हो सकता है सिंगल बुक में ना हो, मल्टीपल बुक्स में हो। हालांकि ये इंडियन एपिक है, इंडियन एपिक तो मतलब उनमें तो एग्जांपल आपको पता है, रामायण है, महाभारत है। लेकिन अगर इंग्लिश एपिक की बात करोगे तो उनमें पैराडाइज लॉस्ट, या जैसे आप बियोवुल्फ की बात करते हो, बहुत सारी वो आपकी एपिक देखने को मिलेंगी, है। तो एपिक मतलब होता है महाकाव्य, है ना। बैलड होता है कथात्मक गीत, इसको क्या कहते हो, कथात्मक गीत। कथात्मक गीत का मतलब जानते हो आप कि कोई गीत है, कोई गीत है जिसमें स्टोरी है, उसको आप बोलते हो कथात्मक गीत। जो मतलब गीत जो है वो, जो स्टोरी जो है वो गीत के फॉर्म में है, उसको आप बैलड बोलते हो, कथात्मक गीत। और कविता होती है, कविता कौन सी, किसी को एड्रेस करते हुए आप कविता लिख रहे हो। जैसे मैं कहूँ ये पेन जो है ये बहुत शक्तिशाली है, ये तलवार से ज़्यादा भी पावरफुल है, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, वो आपने प्रॉवर पढ़ी होगी, है ना, कि जो पेन है वो बहुत ताकतवर है, किसकी अपेक्षा, स्वॉर्ड की अपेक्षा। इसमें क्रांति लाने की भी पावर है, कलम से क्रांति की बात करते हो। सटायर मतलब व्यंग होता है, सटायर का मतलब क्या होता है, व्यंग होता है ना, किसी पर कटाक्ष करना, किसी को क्रिटिसाइज करते हुए कुछ लिखना, दैट इज कॉल्ड सटायर। इलेजी होता है शोक गीत, किसी के लैमेंटेशन पर आप लिख रहे हो, किसी की डेथ पर लिख रहे हो, दैट इज कॉल्ड इलेजी। इलेजी का मतलब शोक गीत होता है। डर्ज का मतलब भी शोक गीत होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस ध्यान देना, और डर्ज और इलेजी में डिफरेंसेस क्या है, जिस समय डेड बॉडी को कैरी करके ले जा रहे हैं उस समय जो गीत गाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डर्ज, है ना। हर एक धर्म के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं फ्यूनरल के। फ्यूनरल मतलब जानते हो आप, फ्यूनरल का मतलब होता है अंत्येष्टि, अंतिम क्रियाकर्म जो होते हैं उनको आप बोलते हो फ्यूनरल। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, अंडरटेकर, है ना, ये वो वाला अंडरटेकर नहीं है WWE वाला,
ये अंडरटेकर वो है जो फ्यूनरल को मैनेज करता है, जो तुम सोचो कि वो अंडरटेकर है, ये बढ़िया से पोस्टमार्टम कराता है हमारे तरीके जैसे हम इंग्लिश का करते हैं। डर्ज का मतलब शोक गीत होता है। देखो मरणोपरांत गीत गाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एलेजी, और मतलब एट द टाइम ऑफ बरियल, तो उसके लिए फिर डर्ज यूज करोगे। फैबल मतलब जानवरों की कहानी, टेल मतलब नॉर्मल कहानी, इन दोनों में ये भी क्लियर हो गया। एनेक्डोट हो गया किस्सा कहानी। सोलिलोक्वी होता है खुद से बातें करना, ये वर्ड सोलो से बना है, सोलो प्लस लॉक। सोलो का मतलब सेल्फ होता है अकेले, लॉक मतलब टॉक, खुद से बातें करना, उसको क्या कहते हो, सोलिलोक्वी बोलते हो, है ना। और सोनेट जानते हो आप क्या होते हैं, 14 लाइन्स पोएम होती है। ये क्या होते हैं, 14 लाइन्स पोएम होती है। एक वर्ड इसमें और आता है हाइमन, ये आपने पढ़ा होगा, ये क्या होता है, ये भजन होते हैं जिनको आप बोलते हो, हाइमन का मतलब भजन होता है। एक वर्ड और आता है पैरोडी, पैरोडी का मतलब होता है किसी को कॉपी करते हुए कुछ लिखना, कि आपने क्या किया, किसी दूसरे के वर्क को कॉपी करके लिख दिया है, दैट इज कॉल्ड पैरोडी। तो ये सारे वर्ड मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, और इन सारे वर्ड्स को एक बार देख लोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, है ना। जैसे एपिक, एपिक का मतलब महाकाव्य, बैलेड मतलब कथात्मक गीत, जैसे वो आपने आला उदल के वो आला सुने होंगे, है ना, उनमें कहानी, उनकी वीरता की कहानी है। जैसे शिव चालीसा आपने सुनी होगी, उसमें भगवान शिव की वीरता की गाथा है, तो उनको बैलेड बोलते हैं। ऑड मतलब कविता हो गई, किसी को एड्रेस करते हैं, सटायर व्यंग हो गया। इलेजी डर्ज में अंतर बता दिया। फैबल कहानी, टेल कहानी, एनेक्डोट किस्सा, सोलिलोक्वी स्वयं से बातें करना, और सोनेट 14 लाइन्स पोएम। हाइमन का मतलब क्या होता है, भजन होता है। पैरोडी का मतलब होता है किसी को कॉपी करते हुए कुछ लिखना, किसी के वर्क को कॉपी करके लिखना, दैट इज कॉल्ड पैरोडी। आगे चलते हैं सर, ये वर्ड सारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट वर्ड है आपका, और ये वाइस से क्वेश्चन है, इसको आप डिफाइन कर पाओगे इजिली। चलो हाँ, प्लेजियरिज्म एक वर्ड छूट गया। प्लेजियरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी, ये वर्ड आता है प्लेजियरिज्म, इसका मतलब होता है साहित्यिक चोरी, किसी के साहित्य को कॉपी कर लेना। वो कई आगे वर्ड मिलेगा तो फिर डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल इतना समझ लो, इससे रिलेटेड वर्ड नहीं बता रहा हूँ मैं, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। इसका मतलब होता है साहित्यिक चोरी, कि मतलब किसी ने कुछ लिखा है और आपने क्या किया, उसको कट कॉपी पेस्ट कर लिया है और अपना बता दिया है, अपना नाम डाल के, है दैट इज कॉल्ड प्लेजियरिज्म, इसको बोलते हैं साहित्यिक चोरी। सी आस्क्ड रवि व्हाट इज वरीइंग यू, उसने रवि से पूछा कौन सी चीज तुम्हें परेशान कर रही है। अब आप देखो जरा, आस्क्ड मतलब ये क्या हो गया, नरेशन, ये वॉइस का क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। थोड़ा आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, यहाँ पर आप इनडायरेक्ट आपको बनाना है, ये इनडायरेक्ट बनाना है। सी आस्क्ड, आस्क का आस्क तो करोगे नहीं, प्रेजेंट में करोगे नहीं, आस्क्ड ही रहेगा। रवि व्हाट, अब पास्ट में है तो यहाँ पर वॉज आ जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, फनी स्टोरी जो शॉर्ट है छोटी सी, उसको एनेक्डोट कहते हैं। ठीक है, अनदर वन, अगले वाले पे चलते हैं। आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाई देम। अब ये वाले क्वेश्चन तो डिटर्मिनर के बार बार आते हैं, जिसमें आपको फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू के बीच में डिफरेंसेस निकालने आने चाहिए, है लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल के बीच में डिफरेंसेस निकालने आने चाहिए। तो पहले एक काम करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। देखो फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, जिससे आप काम ना चला सको। बस मैं सीधा सीधा पॉइंट बता रहा हूँ, किसी चीज की क्वांटिटी इतनी कम है कि उससे काम नहीं चलाया जा सकता, दैट इज कॉल्ड फ्यू। कैसा है, निगेटिव है। मैंने कहा आ फ्यू का मतलब कुछ होता है, थोड़ा होता है, और जिससे आपका काम बन जाए, दैट इज कॉल्ड आ फ्यू। ध्यान रखना, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, और जो बात मैं बाद में बोल रहा हूँ ना, वो इंपॉर्टेंट है, जिससे आप कोई काम चला सको, दैट इज कॉल्ड आ फ्यू। काम नहीं चला सकते हो, फ्यू। और आपने कहा द फ्यू, द फ्यू का मतलब है जितना भी है वो, थोड़ा या ज़्यादा, जितना है पूरा का पूरा, दैट इज कॉल्ड द फ्यू। और इसके साथ आपको मिलेगी रिलेटिव क्लॉज, ये वाली बात ध्यान देना, अगर आगे रिलेटिव क्लॉज मिल रही है तो फिर द फ्यू के साथ जाना। यही सेम कहानी लिटिल के साथ होती है। लिटिल मतलब ना के बराबर, आ लिटिल का मतलब थोड़ा, और द लिटिल का मतलब जितना है पूरा का पूरा। द लिटिल मतलब जितना है पूरा का पूरा। अब इसमें मैं क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, बहुत लेंदी हो जाएगा, इसको पिक करके इससे 3-4 क्वेश्चन ऐड करके किसी दिन मैं कराऊंगा आपको। अभी फिलहाल इतना समझ लो, ये तीनों अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, और ये तीनों किसके साथ आते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा था सर, क्वेश्चन देखो, आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज। अब फ्रिज में एग्स है या नहीं है, पहले तो ये पता करना है। सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाई देम, तो मुझे बाजार जाना पड़ रहा है ना, किस लिए, ताकि मैं उनको परचेज करके बाई करके ले आऊँ। इट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब नहीं है, ना के बराबर है, करेक्ट आंसर होगा फ्यू। लिटिल लगाओगे नहीं, चूंकि एक्स वर्ड कैसे है, काउंटेबल है, काउंटेबल है तो लिटिल तो ऑलरेडी हट गया, करेक्ट आंसर होगा फ्यू। गॉट इट।
चलो ओके, अनदर वन, अगले वाले पे आते हैं। वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, ये भी उसी तरीके का वर्ड है जो अभी आप पढ़ करके आए हो। आज और डिस्कस करते हैं। कह रहा है एक पर्सन जो स्टोरी टेलिंग में स्किल्ड है, कह रहा है वेंट्रल है, फैनेटिक है, रिकंटियर है या फिर टायरो है। अच्छा, टायरो तो जानते हो आप, टायरो का मतलब नवसिखिया होता है, जो बार बार ट्राई कर रहा है, इसका मतलब बिगिनर है। जैसे इसी को बोलते हो नियोफाइट, ये वर्ड आप पढ़ते हो, नियोफाइट का मतलब कैसा होता है, नौसिखिया। इसी को बोलते हो नोवाइस, नौसिखिया। इनको तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, NOV लगाए, NEO लगाए, इनका मतलब न्यू। जहाँ पर भी आप NOV या NEO लगाओगे उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, न्यू से हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर है। तो ये तीनों कैसे हैं, बिगिनर है। इसी को बोलते हो कैलो, कैलो का मतलब होता है अनुभवहीन। टायरो को ट्राई से याद करो, जो बार बार ट्राई कर रहा है, इसका मतलब बिगिनर है। अप्रेंटिस है, ये वर्ड आपको करेक्ट स्पेल्ड में कल डिस्कस कर रहे थे शायद हम लोग, अप्रेंटिस ये वर्ड आता है, इसमें डबल P होता है, ये वाली बात ध्यान रखना। इसका मतलब जो अभी बिगिनर है, जो चीज़ों को अभी सीख ही रहा है। नियोफाइट, नियो से याद कर लिया, नॉव NOV से याद कर लिया। एक वर्ड और आता है नॉवेल, इसी से बनता है। नॉवेल के दोनों मीनिंग होते हैं, नॉवेल का मतलब नया भी होता है, नॉवेल का मतलब उपन्यास भी होता है, दोनों मीनिंग बनते हैं। इसमें भी NOV वर्ड लगा हुआ है। होप सो ये सारे वर्ड समझ में आ गए। इसी के लिए आप एक ईडियम यूज करते हो, कौन सा, ये ईडियम यूज करते हो, ये वाला ग्रीन हैंड। ग्रीन हैंड का मतलब नौसिखिया होता है, जो बिगनर है किसी चीज़ में उसको क्या बोलते हो, ग्रीन हैंड। और ग्रीन एक और वर्ड आपका बनता है ग्रीन थंब। ये क्या होता है, ये जो गार्डनिंग में एक्सपर्टीज रखता है उसको ग्रीन थंब बोलते हो आप, है ना। तो अब तो सारे वर्ड क्लियर हो गए यहाँ से। जैसे एक और आता है ग्रे सेल्स, आता है यहाँ से। ग्रे सेल्स का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड। ग्रे का मतलब यहाँ पर ग्रे हेयर से है। जैसे आप कहते हो ना कि मैंने अपनी जो बाल है वो धूप में ऐसे नहीं सफ़ेद किए, मैंने बताया था शायद ये वाली बात, कि वाइट हेयर नहीं बोलते, उसको ग्रे बोलते हैं। तो ग्रे सेल्स का मतलब जिसके सेल्स, बालों के जो सेल्स हैं वो कैसे हो रखे हैं, ग्रे। इसका मतलब वो पर्सन कैसा है, वो पर्सन एक्सपीरियंस्ड है। इसी को बोलते हो सर पास्ट मास्टर, ये आपने पढ़ा होगा। पास्ट मास्टर का मतलब भी कैसा होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है। और इसी को बोलते हो वेटेरन, वेटेरन का मतलब भी कैसा होता है सर, अनुभवी होता है। ये सारे वर्ड है जिनका मतलब अनुभवी है। यहाँ पर जितने वर्ड है इनका मतलब नौसिखिया है। अब देखो जरा, यह कह रहा है जो स्टोरी टेलिंग में एक्सपर्टीज रखता है वो कैसा है, रिकंटियर है। ये तो कर लोगे, टायरो क्लियर हो गया। फैनेटिक मतलब बहुत ज़्यादा कट्टर होना। जैसे आप इसी को क्या कहते हो कि दो वर्ड आप पढ़ते हो, एक वर्ड पढ़ते हो बिगॉट, बिगॉट का मतलब कट्टर होता है, उसी को आप क्या बोलते हो, फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब भी कैसा होता है, कट्टर, है ना। वेंट्रल क्या होता है, ये रिलेटेड टू बैली, वेंट्री वर्ड बैली के लिए आता है। बैली मतलब पेट, तो पेट से संबंधित। तो वेंट्रल का मतलब हो गया रिलेटेड टू बैली। इसको मैं अगली वाली स्लाइड में आपको समझाता हूँ। देखो ये जो वर्ड है वेंट्रल, ये जो वर्ड है VENTRAL, ये वर्ड किससे बना है, वेंट्री से बना है। वेंट्री वर्ड कहीं पर भी लगाओगे इसका मतलब होगा बैली से, है ना। बैली मतलब पेट हो गया। इसी से एक वर्ड बनता है वेंट्री लॉकेंट, अगर आप बता पाओ तो। ये वेंट्री लॉकेंट क्या होता है, वेंट्री का मतलब बैली से हो जाएगा, लॉक मतलब टॉक से हो जाएगा, ENT मतलब एडजेक्टिव हो जाएगा। माई ब्रदर इज इनडिफरेंट अबाउट आई वॉट एवर आई से। ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एक कल वाले सेगमेंट में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। हाँ, जिंगोस्टिक क्या था, जिंगोस्टिक वो पर्सन होता है जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अटूट देश प्रेम होता है, मतलब उग्र राष्ट्रवादी जिसको कहते हो, वो जिंगोस्टिक है। चावनिस्ट है, ये दोनों वर्ड ध्यान रखना है, यहीं पर लिख दे रहा हूँ मैं। जिंगोस्टिक क्या होता है, नॉर्मल अगर कोई देशभक्त है तो उसको क्या बोलोगे आप, पैट्रियट बोलोगे। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर अटूट देश प्रेम है, उग्र राष्ट्रवादी है वो, तो उसको बोलते हैं जिंगोस्टिक या चावनिस्ट। डिग्री हाई करके आप वर्डों की बता रहे हो। इनडिफरेंट के साथ प्रीपो क्या आएगा सर, टू आएगा। कल मैंने ये वाली बात पढ़ाई थी, कल वाली पूरी लिस्ट आपने टू से रिलेटेड डिस्कस की थी, है ना। तो इनडिफरेंट या फिर एक वर्ड और आप इसी से रिलेटेड लिख सकते हो, अपैथेटिक, याद आ रहा होगा आपको। इन दोनों के साथ हम क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं। न्यूट्रल के साथ टू आता है, अपैथेटिक के साथ टू आता है। इनडिफरेंट टू मतलब उदासीन हो जाना, है ना। और एक पर्सन जो उदासीन रहता है सुख और दुख में एक समान, उसको क्या कहते हो, स्टोइक, जो सुख और दुख में एक समान रहे। वन हु इज इनडिफरेंट इन पेन और प्लेजर, है ना, जो दोनों में एक समान रहता है उसको स्टोइक बोलते हो। और इस बिलीफ को स्टोइसिज्म बोलते हो आप, है। चलो आगे चलता है नेक्स्ट। पुट आई स्पोक इन वंस विल, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं सर। डायरेक्ट अनडायरेक्ट वो थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाएगा टेबल, तो इस वजह से मैंने नहीं बनवाई है ना। नहीं, हालांकि मैं सोच तो रहा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, अब वो थोड़ा सा आप पढ़ लो,
अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो तो यूट्यूब से पढ़ लो, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। और नहीं है तो बैच से आप पढ़ सकते हो। बैच में ऑलरेडी मैंने अभी आपका नरेशन वाइंड अप होने वाला है, लास्ट क्लास है शायद मेरे ख्याल से, है ना, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। और बाकी बैच केवल 99 का है, आप ले सकते हो। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वजह से बता रहा हूँ। तुम्हें नहीं लेना है, कोई मर्जी नहीं, तुम्हारी मर्जी। देखो मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, बाकी आपको अच्छा लगे बुरा लगे। आपके जो भी टॉपिक्स वीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके टॉपिक्स वीक होंगे, है ना, तो अब वो इस सस्पेंस में होंगे कि सर बैच सही रहेगा नहीं सही रहेगा, केवल PYQs कर लें। तो अगर आप कर सकते हो PYQs अच्छे से, बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो तो ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू एक्सेस दी बैच कहीं पर भी, कहीं किसी भी उसमें। अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें मुझे प्रॉब्लम होती है, जैसे प्रपोजिशन है उसमें प्रॉब्लम है, आर्टिकल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, या जो भी टॉपिक्स है आपको लगता है कि इनमें प्रॉब्लम है, जैसे वर्ब वर्ब बहुत अच्छा चैप्टर है उसमें प्रॉब्लम है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इनरोल करके उस टॉपिक को आप कंप्लीट कर सकते हो अच्छे से, या बाकी कहीं से भी आप कंप्लीट कर रहे हो तो देयर इज़ नो नीड टू बाय माय बैच, है ना। तो इनरोल करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से कर लो, बस आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। आगे चलता है, टू पुट आई स्पोक इन वंस व्हील, ये एक ईडियम है, इसका मीनिंग बताना है। एट लॉगर हेड्स, टू हैव अ फिंगर इन एवरीवन्स पाई, अ मूड पॉइंट, स्पीक एंड स्पैन, या फिर ड्रॉ द लॉन्ग बो। ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब क्या होता है? चलो 199 सो हो रहा है, मतलब वो करा लोगे, जियो का रिचार्ज करा लोगे, ये तुम्हें 199 बड़ा महंगा पड़ रहा है, मतलब गलत बात, बहुत गलत बात, मतलब मैं क्या करूं, शर्म के मारे मैं पानी पानी हो जा रहा हूँ। तो इतने मन से बता रहे हो 199 है, मुझे लग रहा है जैसे वो क्या कहा जाए कि 1,01,999 है। बड़े मन से बता रहे हो, तुम्हें पूरा पूरा पता है कितना भारी वर्कआउट डिस्काउंट मिल रहा है? में भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा है, वो 200 नहीं है, ये समझो तुम, वो मतलब 199 है, पूरे पूरे के पूरे 1 रुपए का भारी भरकम डिस्काउंट तुम्हें दिया जा रहा है, और तुम इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, मतलब गजब हो भाई, गजब भाई। आ जाओ वापस चलता है, ड्रॉ द लॉन्ग बो, इसका मतलब होता है एग्जैजरेट करना। अब एक एक वर्ड को हम समझ लेते हैं यहाँ पर सभी को। एग्जैजरेट करने का मतलब किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना, है ना, तो इस बात को बोलते हो आप ड्रॉ द लॉन्ग बो। लॉन्ग मतलब जैसे आप धनुष खींचते हो, है ना, तो उसी तरीके से कह रहा है किसी बात को एग्जैजरेट करके बता रहे हो, इसी को हाइपरबली बोलते हो आप। हाइपरबली, ये फिगर आप स्पीच आपने पढ़ा होगा, हाइपरबली, है ना। स्पीक एंड स्पैन, ये भी पूछा जाता है। नीट एंड क्लीन होता है साफ सुथरा, स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, है ना। मूड पॉइंट का मतलब होता है डिबेटेबल पॉइंट, डिबेटेबल पॉइंट, है ना, जिस पर डिबेट कर सकते हैं, वो होता है मूड पॉइंट, डिबेटेबल पॉइंट होता है। आगे चलते हैं सर अगले वाले पे, टू हैव अ फिंगर इन एवरीवन्स पाई, हर एक के मामले में उंगली करना, कुछ की आदत होती है, मन नहीं मानता, जब तक वो मज़ा ना मिले, है ना, वो रस ना मिले तब तक उनको मज़ा नहीं आती है, तो वो हर एक के मामले में क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उंगली करेंगे। हैव अ फिंगर इन एवरीवन्स पाई, हर एक के मामले में दखल अंदाजी करना, मतलब इसी को बोलते हैं मेडल करना। मेडल करने का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना, इंटरफियर करना, जिसको आप बोलते हो, और यही है पुट आई स्पोक इन वंस व्हील, और इसका करेक्ट ईडियम जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लॉगर हेड्स का मतलब होता है स्ट्राइप्स, संघर्ष में दो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा तनातनी है, दैट इज कॉल्ड लॉगर हेड्स। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि दो जो एनिमल हैं उन्होंने अपने जो हॉर्न है, सींग है, उनको फंसा रखा है, लॉक कर रखा है ऐसे, है ना, तो दोनों लड़ रहे हैं, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्राइफ है। तो होप सो सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे, मीनिंग समझ में आ गया होगा। पुट आई स्पोक इन वंस व्हील का मतलब हर एक के मामले में इंटरफेयर करना, इसी को बोलते हो हैव अ फिंगर इन एवरीवन्स पाई। बाकी मैंने समझा दिए सभी, ठीक है। नाउ मूव टू अनदर वन, फ्यूनरल पोएम, ये तो अभी मैंने समझाया था सर, बताओ जरा। हाँ, बिटर एनमिटी कह सकते हो, बेसिक लेवल होगा या अप लेवल, भाई पूरा है, अब उसमें मतलब ये है कि बेसिक से एडवांस पूरा कराया मैंने, जिस तरीके से होना चाहिए, एक चैप्टर को पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चंस बनने चाहिए हर एक लेवल के। अब फ्यूनरल पोएम का मतलब क्या होता है, एलेजी, पेंडेमोनियम, पैरोडी या सोनेट। सोनेट मतलब 14 लाइन्स पोएम, पैरोडी मतलब होता है कि किसी चीज़ की कॉपी, अभी मैंने समझाया था। पेंडेमोनियम होता है कोलाहल, शोरगुल, हो हल्ला, है ना, कोलाहल आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा शोरगुल होना, उसको बोलते हो पेंडेमोनियम। वैसे ऐसे भी याद कर सकते हो, पैन मतलब आल, डीमन मतलब राक्षस, सारे जो डीमन है वो एक जगह आ गए हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कियोस हो रखा है, ये वर्ड आप यूज करते हो कियोस।
है ना। टपसी टर्वी एक वर्ड यूज करते हो, अफरा तफरी, एनॉर्की वर्ड यूज करते हो, है ना, एक वर्ड ये वर्ड यूज करते हो एनॉर्की, हालांकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है। इलाजी शोक गीत होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यही होगा, लेमेंटेशन, लेमेंटेशन सॉन्ग जिसको कहते हो। क्लियर है सर, ये भी। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलने वाला है, उसको क्या कहते हो? ड्रोवर है, फास्टिडियस है, नुमिस्मेटिस है और सोमनम बुलिस्ट है। वन हु वॉक्स जो चलने वाला है, स्लीप। अब देखो सोमना वर्ड स्लीप के लिए आता है, एम्बुलवल वॉक के लिए आता है, तो करेक्ट आंसर यही हो गया। और बाकी वर्ड के मीनिंग देख लेते हैं। नुमिस्मेटिस्ट होता है मुद्रा शास्त्री, जो कॉइन्स को कलेक्ट करने का काम करता है, उसको कहते हो। अच्छा, मिंट क्या होता है ये आप बताना, MINT, मिंट, है ना। फास्टिडियस तुनंग मिजाजी होता है, जो जिसकी इच्छाएं बहुत तेजी फास्ट चेंज हो, जिसको पैसिफाई करना आसान ना हो, उसको बोलते हो फास्टिडियस। ड्रोवर होता है जो मतलब बेसिकली ग्रुप ऑफ एनिमल्स को या हर्ड ऑफ एनिमल्स को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, वो ड्रोवर है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, सोमनम्बुलिस्ट। और मुझे जो मेन क्वेश्चन कराना था वो अब आया है, डू नॉट मॉक द डेस्टिट्यूट। अब इसके बारे में समझते हैं, चेक करिएगा सर। हाँ, कॉइन्स के मिंट बोलते हो, टकसाल बोलते हो उसको। मिंट का मतलब होता है टकसाल। इंडिया में 5-6 जगह मिंट हैं अलग अलग, है ना। डू नॉट मॉक द डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मतलब निर्धन होता है, निर्धन पर आपको हंसना नहीं है ना। ऑन आएगा, टू आएगा, एट आएगा, फॉर आएगा। अब एक काम करते हैं सर, मैं आपको थोड़ा सा स्पेस ऐड कर लेता हूँ, पहले इसका करेक्ट आंसर कर लो, एट आएगा, बाकी इसके बारे में हम डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। देखो अब सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एट कहाँ कहाँ पर यूज करते हो, कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं आप लोग। जहाँ पर आप फिक्स टाइम की बात करते हो, आप फिक्स टाइम की बात कर रहे हो तो, या फिर आप फिक्स्ड प्लेस की बात कर रहे हो तो, फिक्स्ड प्लेस। अब इनके एग्जाम्पल मैंने लिख रहा हूँ, ऑलरेडी बता दे रहा हूँ। फिक्स टाइम मतलब जैसे आपने कहा 6 बजे, जैसे आपने कहा 5:30 बजे, ये क्या है, फिक्स टाइम है, यहाँ पर एट लगाओगे। जैसे फिक्स प्लेस आपने कहा रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, ये फिक्स्ड प्लेसेस के एग्जाम्पल हो गए। और इसी तरीके से एट का यूज करते हो आप जब आप किसी चीज़ का रेट बता रहे हो तो, कि भाई ये जो चीज़ है ये इतने रुपए किलो है ना। जैसे आप कहते हो कि भाई चीनी जो है वो 40 रुपीज़ किलो है, तो एट 40 रुपीज़ आ किलो आप ऐसे लिखोगे, एट 40 रुपीज़ आ किलो आप ऐसे लिखोगे। तो किसी चीज़ की रेट बता रहे हो, किसी चीज़ की स्पीड बताना चाह रहे हो आप, है ना। जब आप किसी भी व्हीकल की स्पीड बताते हो, जैसे आप कहते हो कि एट 40 किलोमीटर, एट 40 किलोमीटर एन आर आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, ये एट 40 किलोमीटर एन आर। जैसे आप किसी की एग्जैक्ट एज बता रहे हो, आप एट द एज ऑफ 24, जैसे ये लिखा आपने, एट द एज ऑफ 24, एज ऑफ 24, यहाँ पर यूज करोगे आप एट, है ना। इसी तरीके से आप कुछ फिक्स्ड वाले हम डिस्कस कर लेते हैं, ये तो बेसिक वाले हैं आपको पता है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि सनराइज के साथ लगाते हो आप एट, सनसेट के साथ आप एट लगाते हो, सनसेट के साथ। इसी तरीके से डॉन, डॉन मतलब होता है भोर का समय, और इसी तरीके डस्क आता है, डस्क मतलब संध्या काल का समय। और यहाँ पर आता है मिड नाइट, मिड नाइट के साथ आप क्या लगाते हो, एट लगाते हो। नून के साथ क्या लगाते हो, एट लगाते हो। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं, इन सभी के साथ एट। फुल नेम क्या है, फुल नेम PSP सर है। चलो वापस चलते हैं, अनदर वन, अगले वाले पे। मैं किसी दिन कुंडली दे दूंगा, तुम देख लेना, है ना। आ जाओ वापस चलते हैं अगले वाले पे। अब देखो कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशन वाले वर्ड हैं, जैसे मॉक, जियर, स्कॉफ, स्कॉफ, लॉफ। इनके साथ प्रीपो कौन सा लगाते हो, दैट विल बी एट। क्या लगाते हो आप, एट। इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। एक और वर्ड आता है स्माइल, स्माइल के साथ भी क्या लगाओगे, एट लगाओगे, स्माइल एट, मजाक उड़ाना, है ना। और इसी तरीके से वर्ड आता है एम, एम के साथ एट लगाते हो, एम एट द टाइगर, एम के साथ एट। और ये वर्ड आता है गुड या बैड, गुड या बैड, किसी चीज़ में अच्छा होना या बुरा होना, उसके साथ एट। आई एम गुड एट इंग्लिश, है ना, वो फील देगा आपको इन वाला, कि आई एम गुड इन इंग्लिश, आई एम गुड इन मैथ्स, ऐसे बोलोगे, जबकि वो गलत है ना। तो गुड या बैड के साथ क्या लगाओगे, एट। एक ये फ्रेज ध्यान रखना, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर समथिंग या नथिंग, वो दे रहा होगा, तो ये वाली बात ध्यान रखना। अच्छा, गुड या बैड के साथ एट। जैसे इसी में मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, जैसे वीक दे दे, वीक के साथ इन लगाना, है ना। फास्ट दे दे, फास्ट के साथ इन लगाना, वीक के साथ इन, फास्ट के साथ इन, है ना।
जैसे जंप, जंप के साथ आप क्या करते हो, तो जंप के साथ आप एट लगाते हो, जंप के साथ आप एट लगाते हो, है ना। जंप के साथ हालांकि दो प्रीपो बनते हैं, है ना। जंप मैं यहीं पर लिख देता हूँ, साइड साइड में, कहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर। जंप के साथ दो बनते हैं, जंप के साथ एट आता है, जंप के साथ टू आता है ना। जंप के साथ टू कंक्लूजन की बात कर रहे होते हैं, जंप टू कंक्लूजन, ये कंक्लूजन होता है। और जंप एट ऑफर होता है, जंप एट का मतलब ऑफर, जंप एट लुक्रेटिव ऑफर, आप इस तरीके से यूज करोगे। स्माइल वाला भी समझ लो, स्माइल के साथ अगर मैं बात करूं तो स्माइल के साथ क्या यूज करते हो, स्माइल के साथ एट भी आता है और स्माइल के साथ आपका ऑन भी आता है। स्माइल एट का मतलब हंसना होता है, स्माइल ऑन का मतलब फेवर करना होता है, स्माइल ऑन का मतलब फेवर करना। होप सो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक दो पॉइंट और मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। ये आपने पढ़ा होगा एनॉय के साथ एट, एनॉयड के साथ एट, विथ और एट दोनों लगाते हो, समबडी समथिंग है वो पता है। एंग्री के साथ भी एट लगाते हो, एंग्री के साथ विथ और एट वो पता है, विथ समबडी एट समथिंग। जंप वाला समझ में आ गया। चलो सारी बातें आपको क्लियर होंगी। डिस्गस्ट एक वर्ड आता है, ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डिस्गस्ट, गड़ा करना, इसके साथ भी क्या लगाते हो, एट लगाते हो, है ना। एक वर्ड वो आपके आते हैं कौन से, आश्चर्यचकित करने वाले, जैसे इनमें से वर्ड आता है सरप्राइज्ड, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, शॉक्ड आश्चर्यचकित हो जाना, अमेज्ड आश्चर्यचकित हो जाना, है ना। सरप्राइज्ड है, शॉक्ड है, अमेज्ड है, इनका सभी का एस्टोनिश्ड एक वर्ड आता है, एस्टोनिश्ड, इसका मतलब भी क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाना। इन सभी के साथ प्रीपो कौन सा आता है सर, एट आता है। चलो ठीक है, ओके 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 ओके, चलो होप सो सारी बातें क्लियर। अब एक काम करते हैं, लेते हैं इजाज़त। 20 क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट। और एक बात मैं फिर से कहूँगा कि प्लीज़ रिवाइज कंटिन्यूसली, रिवीजन जरूर करते रहना, क्योंकि जब आपके पास इन्फो ज़्यादा होती है तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है चीज़ों को कनेक्ट कर पाने। रिवाइज नहीं करोगे तो चीज़ें क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएंगी, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल हम लोग सेशन के साथ। नोट्स हाँ डलवा दूंगा, मैं अभी बोल दूंगा, मुझे याद है, मैं बोल दूंगा, है ना। ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू, जय हिंद। सेशन कैसा लगा आप जरूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।